दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक के बारे में, जो कि है साइक्लोट्रॉन। देखिए, हमारी क्लास 12th की जो किताब है उसमें एक चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसके ऊपर मैं 6 वीडियोस बना चुका हूं एक एक करके, टॉपिक बाय टॉपिक। और उसका जो अगला टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये चैप्टर शुरू से शुरू कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहली वीडियो से शुरू कीजिए, इंट्रोडक्शन से। बड़ा मजा आएगा क्योंकि चैप्टर मजेदार है, ठीक है। वरना अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो आप ये वीडियो डायरेक्ट भी देख सकते हो, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं इजी से इजी लैंग्वेज में इस लेक्चर को समझाऊं। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट ठीक से समझना है हमें, ठीक है। देखिए, साइक्लोट्रॉन के बारे में पहले समझ लीजिए कि साइक्लोट्रॉन है क्या। साइक्लोट्रॉन है एक पार्टिकल एक्सेलरेटर, जहां पे हम चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उनको हम एक्सेलरेट करते हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या जरूरत पड़ रही है हमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की? उन्हें क्यों हमें तेज एक्सेलरेट करवाना है? तो देखिए, इसका कारण है एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए, अगर आप बात करोगे माइकल फैराडे के टाइम की, या उनसे भी पहले वोल्ट के टाइम की, वोल्टा के टाइम की, मतलब ये सेम टाइम पीरियड के लोग हैं, तो वहां पे क्या हो रहा था कि केमिकल से एनर्जी बनाई जा रही थी, मतलब जैसे बैटरीज जो है वो केमिकल एनर्जी पे चलती हैं। या फिर फैराडे ने जो मोटर बनाई थी उसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैलकुलेट करना था या फिर कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब बात आई न्यूक्लियर एनर्जी की, कि भाई हम क्या न्यूक्लियर एनर्जी को या एटॉमिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर? क्या हम न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी से बिजली बना सकते हैं? तो इसके लिए हमें एटम या न्यूक्लियस से बिजली लेनी भी तो पड़ेगी। तो इसका एक तरीका है कि हम बहुत ही तेजी से चलते हुए किसी पार्टिकल की बॉम्बिंग करा दें दूसरे पार्टिकल पे, दूसरे एटम पे, जिससे भी हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी बाहर आ जाएगी। तो उसके लिए जरूरी यह है कि पार्टिकल को बहुत तेजी से भेजा जाए, मामूली स्पीड से नहीं। अब देखो, पार्टिकल होते बहुत छोटे हैं, अब बॉल की तरह उठा के हम फेंक तो नहीं देंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ेगा। आपके पास एक सिंपल सा टूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मान लो कि आपके पास दो प्लेट्स है, एक प्लेट को आपने पॉजिटिव कर दिया है, एक प्लेट को आपने नेगेटिव कर दिया है। आप ये करते हो कि एक चार्ज पार्टिकल को लेके आते हो और पॉजिटिव प्लेट के ऊपर रख देते हो। अब होगा क्या कि जिस डायरेक्शन में ई जा रही है, प्लस टू माइनस जाती है, ये हमें मालूम है, तो जिस डायरेक्शन में ई जा रही है उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? F इज इक्वल्स टू में QE। हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, ये बात कोई नई नहीं है, आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट। तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल्स टू ma। ए की वैल्यू निकाल लीजिए एक्सेलरेशन की, क्या होगी? A इज इक्वल्स टू F अपॉन में m। F की वैल्यू अभी हमने निकाली है QE अपॉन में m। तो मतलब इस एक्सेलरेशन के साथ ये पार्टिकल इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। याद रखिए, दोनों प्लेट्स के अंदर सेपरेशन मैंने बहुत ही कम रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी, भाई एक्सेलरेशन तो आ गया, वेलोसिटी निकालनी है, तो आपके पास एक काइनेमेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? v इज इक्वल्स टू में u प्लस at। ये इक्वेशन आपको याद होगी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी इस समय इस पार्टिकल की हमने रखा तो उस टाइम पे जीरो थी, तो उसको जीरो मान लो। तो आप a की वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। तो क्या है की वैल्यू? v इज इक्वल्स टू में QE अपॉन में m मल्टीप्लाई बाय t। यानी कि इस फॉर्मूला से आप बता सकते हो कि इस प्लेट से इस प्लेट तक, दूसरी प्लेट तक पार्टिकल ने क्या एक्सेलरेशन किया, उसकी क्या वेलोसिटी चेंज हुई। यहां पे आप देख सकते हो कि जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अगर आप बढ़ाओगे, स्ट्रॉन्ग करोगे, तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। यानी कि पहली चीज तो हमें समझ में आती है कि अगर हमें किसी चार्ज पार्टिकल या किसी आयन की वेलोसिटी बढ़ानी है, उसे एक्सेलरेट करवाना है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। पहली चीज तो ये हो गई। ये चीज 1934 में सबसे पहले E.O. लॉरेंस, जिन्होंने लॉरेंस फोर्स दिया था, और M.S. लिविंगस्टोन, जो उनके साथी थे, उन्होंने पकड़ी। उन्होंने कहा कि चलो एक्सेलरेशन करवाना है अगर पार्टिकल का, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। दूसरी चीज, अब मैंने कहा कि दोनों प्लेट्स बहुत ही पास पास में है, ठीक है। अब मान लो कि यहां से एक पार्टिकल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, बहुत ही थोड़े टाइम में ये यहां से यहां आ जाएगा, मतलब टाइम बहुत है, बहुत कम है इसके पास, मतलब बहुत कम टाइम के लिए एक्सेलरेट होगा। तो अगर टाइम बहुत कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज्यादा एक्सेलरेशन गेन कर नहीं पाएगा वो, मतलब टाइम ही कम मिलेगा एक्सेलरेशन गेन करने के लिए, तो वो क्या करेगा? तो ऐसे में एक तरीका किया जा सकता है कि दोनों प्लेट्स की दूरी को बढ़ा दिया जाए।
बढ़ा दिया जाएगा तो आपके ये जो आपका पार्टिकल है इसको एक्सेलरेट करने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका डी है, आपने जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो तो बढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वो ये हो जाएगी कि हमें पता है कि जब भी हम दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, मतलब इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव करना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है ई की? ई इज इक्वल्स टू में वी अपॉन में डी, यानी कि डी जो है वो इनके बीच की दूरी होती है, वी जो होता है इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर आप इसका डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो आपका डी बढ़ गया, डी बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ जाएगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूरी पे स्ट्रांग थी वो दूरी बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लो पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी, और उसकी वजह से ये पार्टिकल फिर से स्लो हो जाएगा। मतलब पहले जिस इंटेंसिटी के साथ भाग रहा था अब नहीं भाग रहेगा। तो यानी कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं दोनों के बीच का तो टाइम पीरियड तो बढ़ जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस घटाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पाएगा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का। तो ये वो पहली प्रॉब्लम थी जो लॉरेंस और लिविंगस्टोन के सामने आई। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका जो सॉल्यूशन है वो लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने निकाला, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इसका सॉल्यूशन कैसे है? अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सीधी है, ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में आपका चार्ज ट्रेवल कर रहा है। होगा क्या कि जो आपके चार्ज की उसकी डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो बीच में कहीं निकलेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल आपके मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा वैसे ही वो घूमना शुरू कर देगा। वो जाना यहां चाहता है, उसको खींचा ऊपर जा रहा है, लेकिन वो इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा। तो लिविंगस्टोन और जो आपके लॉरेंस थे उन्होंने ये कहा कि पहले क्या होगा कि जीरो होगी उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी, फिर वो क्या करेगा, यहां तक पहुंचेगा, इसको जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धक्का देगी और यहां पहुंचा देगी इसको दूसरी प्लेट पे, फिर इसको घुमा के वापस लेके आएंगे, यहीं पे ही घुमा के वापस लेके आएंगे तो फिर उसकी वेलोसिटी वापस बढ़ेगी, मतलब इसको वापस धकेलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार जो इसकी वेलोसिटी है वो 2v हो जाएगी, फिर वो यहां पे वापस आएगी तो उसकी 3v हो जाएगी, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको धक्का देगी, फिर घुमा के वापस लेके आएंगे तो ये 3v को कर दो 4v, 5v, 6v, इस तरीके से 100v। मतलब पहले जो जीरो थी आपकी वेलोसिटी उस पार्टिकल की या आयन की, वो 100v तक पहुंच जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया धक्का देने के लिए, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया किस चीज के लिए? घुमाने के लिए, दोबारा प्लेट्स की तरफ लाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का साथ में यूज करेंगे। तो इसका मतलब इस साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल बनता है वो क्या बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, आयन या चार्ज पार्टिकल को धक्का देगी, फोर्स देगी, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। वहीं जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसको दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर धक्का देके वापस लाएगी, मतलब घुमा के वापस लाएगी। याद रखिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका काम घुमाना है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका काम फोर्स पैदा करना है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल था। अब आप ये कहोगे कि हम इस सिस्टम को तैयार करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर कि इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए होता क्या है कि यहां पे दो प्लेट्स दिख रही हैं आपको, इन दो प्लेट्स को डी आकार में बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से डी आकार में। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके सामने दो बड़े बड़े डी है, 3 डायमेंशनल डी हैं, लेकिन वो अंदर से खोखले हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर कुछ नहीं है, वो हॉलो हैं। और यहां पे जो दो आपको दरवाजे दिख रहे हैं, जो जो प्लेट्स दिख रही हैं, इन्हीं के बीच में अप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक होती है। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद इन दोनों डीज को जोड़ा जाता है एक ऑक्सीलेटर नाम के डिवाइस से। ऑक्सीलेटर नाम का डिवाइस बोले तो इस तरीके से लगा हुआ है, आप देख सकते हो नीचे। इसका काम क्या होता है? पोलैरिटी को चेंज करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को चेंज करना। जैसे यहां पे प्लस है, इस पहली वाली पे प्लस है, दूसरी वाली पे माइनस है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस ऐसे होगी, करेक्ट? ये ऑक्सीलेटर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लिप कर देगा। फ्लिप करने का मतलब कि अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अब जो डायरेक्शन होगी ई की वो यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां। मतलब पहले यहां से यहां जा रही थी, अब वो यहां से यहां जाएगी। ऐसा क्यों?
अभी आपको समझा दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन ये समझ लो कि ऑक्सीलेटर जो है बार बार पोलैरिटी को चेंज करता है, कभी इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, कभी इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ऑक्सीलेटर होता है ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में किस वोल्टेज का करंट पैदा करता है, मतलब किस वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है? 10⁴ वोल्ट तक की इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁵ तक हो सकती है, 10⁵ हर्ट्ज तक। मतलब एक सेकंड में इतनी बार, कई बार ये इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, कभी इसको पॉजिटिव कभी इसको नेगेटिव बना सकता है, ठीक है। ये उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁵, और 10⁴ क्या है? उसका वोल्टेज डिफरेंस है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, करेक्ट। तो ये तो बात हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है? देखिए, डीज हैं, इन दोनों के बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर, करेक्ट। ये तो एक डायमेंशन हो जाती है। अब आप एक काम कीजिए कि इस डी को इस तरीके से घुमा दीजिए, साइड व्यू दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इस साइड व्यू में क्या होता है, ऐसा समझ लो कि ये साइड व्यू है इसका, इसके आसपास, जैसे मैं आपको दे दूं एग्जांपल, जैसे ये एक आपका सीधा डी है, दूसरा भी एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये दो डी हैं आपके सामने, इन दो डी की जो प्लेट्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको ऐसे घुमा देता हूं। अब आपको क्लियर हो गया? मैंने इसको इस तरीके से था तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो या तो यहां से यहां जाएगी या मेरी तरफ आएगी, करेक्ट। इसकी दो ही डायरेक्शन बनेगी, एक ही डायमेंशन बनेगी, करेक्ट। होगा क्या कि इसके आसपास, इन डीज के आसपास में दो बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे हुए होंगे, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ठीक है। और उनके बीच से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकल रही होगी। तो मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सीधे या इधर की तरफ, वहीं एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर या फिर इधर की तरफ, दोनों क्या हुई? परपेंडिकुलर हो गई। ये काम पूरा हो गया, मतलब दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर हो गई। अब क्या होता है कि इस पूरे सिस्टम को, जैसे यहां पे मैग्नेट लगे हुए हैं, ये आपका डी है ही, इस डी में दो हैं, एक्चुअली मैंने निकाल दिया एक, तो दो डी हैं, इसके आसपास मैग्नेट लगे हैं। इसको पूरे को कवर किया जाता है एक इवैक्यूएटेड कवर से, यानी कि किसी तरीके की एयर पार्टिकल इसके अंदर नहीं आना चाहिए, पूरा ये पैक होगा, करेक्ट। मतलब इसको एक तरीके से इंसुलेटेड रखा जाए, ठीक है साहब। अब आप पूछेंगे कि आयन कहां से आएगा इन दोनों डीज के बीच में? अगर मेरे पास दो डी हैं, इनके बीच में आयन कहां से आएगा? तो इनके बीच में ही एक सोर्स लगाया जाता है जो यहां पे कहीं होता है, उसको हम लोग हीटर भी कहते हैं। वो हीट करता है, वो गर्म किया जाता है, उसको गर्म होते ही वो अपने अंदर से आयन्स बाहर निकालता है, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके का आयन हो सकता है, मान लो कि हम लोग हीलियम आयन का यूज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वही कोई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का यूज करना चाहते हैं पार्टिकल का। तो यहां पे आपको कितनी चीजें समझ में आई कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के आसपास मैग्नेट लगे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में एक सोर्स है, हीटर है जिसमें से आयन बाहर निकलेगा, और पूरे को इवैक्यूएटेड कवर के अंदर कैद कर दिया। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। मतलब एक एक चीज के बारे में आपको बताना है, कितना वोल्टेज है दोनों के बीच में 10⁴ वोल्ट, कितनी फ्रीक्वेंसी है 10⁵ हर्ट्ज, ठीक है। और इसके अलावा इवैक्यूएटेड कवर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सबके बारे में आपको बताना है, लिखना है। तो ये हो जाता है इसका डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि ये वर्क करता कैसे। बड़ी मजेदार वर्किंग है इसकी, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए इसकी वर्किंग में सबसे पहले हम लोग इस सोर्स या हीटर को चालू करेंगे जिसमें से आयन या चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा। तो इसका मतलब मान लो कि ये सोर्स जो है वो D1 के पास है, D1 की प्लेट के पास है, इसमें से एक आयन बाहर निकलता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, यह बात तो हमें पता है। बाहर आते ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, F = QE। उस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल जो है एक्सेलरेट हो जाएगा। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? A = QE/m। F = ma से मैंने निकाल के दिखा चुका हूं आपको। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो आपका पार्टिकल है या आयन है उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है ये है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी ये है, तभी इसने वेलोसिटी पाई है, तभी ये एक्सेलरेट हुआ है। तो एक्सेलरेट होके पहुंच जाएगा D2 पे। अब D2 क्या है? उसके अंदर क्या है कि एक पूरा हॉलो D है, तो उसके अंदर जब ये पहुंचेगा तो वहां पे किसी तरीके की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, वहां पे क्या होगा? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब ये जाना इस डायरेक्शन में चाहता है, आगे जाना चाहता है, इसके डायरेक्शन ये है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कौन काम कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? उसको घुमाएगी। अब अंदर किसी तरीके की जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल घूमना पड़ेगा उसी वेलोसिटी के साथ जो उसे मिली है इस फोर्स की वजह से। ये इस तरीके से घूम के दोबारा इस एज तक आएगी। मतलब
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको घुमाएगी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जितनी देर में ये जो आपका पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल या आयन, ये घूम रहा है, जिस टाइम पीरियड में घूम रहा है, उस टाइम पीरियड में नीचे लगा हुआ जो ऑक्सीलेटर है वो क्या करेगा, आपका जो पोलैरिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको बदल देगा। मतलब पहले यहां से यहां जा रहे थे, प्लस माइनस था, इस बार ये प्लस इसको कर देगा, माइनस इसको कर देगा। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, जो आपका पार्टिकल है या चार्ज पार्टिकल जो आयन है वो भी इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो इस बार दोबारा पार्टिकल को एक फोर्स लगेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग कि भाई इसने क्या किया कि जितनी देर में ये घूमा, जिस टाइम पीरियड में ये घूमा, उतनी देर में ऑक्सीलेटर ने क्या किया, इसको नेगेटिव बना दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी। मैंने बताया था ना कि पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी, तो इसलिए चेंज करता है ऑक्सीलेटर पोलैरिटी। ठीक है, तो यहां जब ये अंदर आएगा तो दोबारा इस पे फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, v2 हो जाएगी। दोबारा ये आ जाएगा d1 के अंदर, d1। अब d1 तो हॉलो है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको दोबारा घुमाएगी, ऊपर लेके आएगी। जिस टाइम पीरियड में घूमा है उसी टाइम पीरियड में दोबारा पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस बार फिर से जो आपके पार्टिकल की डायरेक्शन है वो ये है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, दोनों की बराबर हो गई, मतलब दोनों की एक जैसी है। दोबारा ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जो वेलोसिटी है वो 3 गुना हो जाएगी। इसी तरीके से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, पकड़ लो, जितना आप करना चाहो उतना। ठीक है, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन मोशन की सेम है, तो वो जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस है। इस बात को आपको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन एक है साइक्लोट्रॉन में, तो वो सिंक्रोनाइजेशन की पोजीशन है। तो इस तरीके से किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है साइक्लोट्रॉन के अंदर, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको फोर्स लगवा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड से घुमा रहे हो, पोलैरिटी को बार बार चेंज कर रहे हो, सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस को लगा रहे हो। ठीक है साहब। अब देखो, एक चीज आप नोट करोगी कि पहले ये पार्टिकल यहां था, फिर उसने एक छोटा सर्कल बनाया, फिर एक बड़ा सर्कल बनाया, फिर एक और बड़ा सर्कल बनाया। हर एक सर्कल के साथ साथ इसकी जो रेडियस है बढ़ती जा रही है। पहले छोटी रेडियस थी, फिर बड़ी रेडियस, और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब रेडियस बढ़ रही है हर एक उसके साथ, सर्कल के साथ। इसको आप प्रूव कैसे करोगे? मैंने पहले की वीडियोस में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कुछ ये वाला। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मतलब आर की वैल्यू आप निकालोगे, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। आप इस फॉर्मूला में देख सकते हो कि जैसे जैसे वेलोसिटी पार्टिकल की बढ़ती जा रही है हर एक चक्कर के साथ, हर एक सर्कल के साथ, वैसे वैसे इसकी रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये और घूमेगा, तो वहां पे उसकी रेडियस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये फॉर्मूला जो है आप इससे इसको प्रूव करते हो इजीली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हालांकि ये फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियोस में, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए। अब देखो, ये स्पाइरल मोशन तो करती चली जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब इसकी रेडियस खुद साइक्लोट्रॉन के बराबर हो जाएगी। मतलब ऐसा भी तो टाइम आएगा ना, कि ऐसा थोड़ी है कि ये सिर्फ घूमती चली जाएगी घूमती चली जाएगी। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि नहीं, ये बराबर हो जाएगी। तब क्या होगा? तब यहां पे एक विंडो दी हुई है, या फिर यूं कह लो कि एक स्पेस दिया हुआ है, खाली स्पेस। वो जो स्पेस है वहां से इस पार्टिकल को निकलने की इजाजत है, मतलब उसको पूरा अलाउ कर रखा है कि यहां से आप बाहर निकलो। तो पार्टिकल क्या करेगा, यहां से बहुत तेज स्पीड में, अब तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, बहुत तेज स्पीड में निकलेगा और उसके जस्ट सामने रखा होगा टारगेट, या फिर न्यूक्लियर टारगेट जिसको आप कह सकते हो, उस पर जाके इसकी बॉम्बिंग होगी। मतलब फुल एनर्जी के साथ, फुल वेलोसिटी के साथ ये जाकर के बॉम्बिंग करेगी और हमें न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी, जो भी एनर्जी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी इस पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, 1/2 mv², v² अगर बढ़ रहा है, v बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ ही रही है ना। तो हम काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं पार्टिकल की। आपने देखा कि वेलोसिटी कैसे बढ़ती है, पोलैरिटी का क्या यूज है, जो आपका ऑक्सीलेटर लगा हुआ है इसका क्या यूज है। ठीक है, तो ये वर्किंग हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो रेडियस का है, जो मैंने अभी भी निकाला था। उसमें आप क्या करोगे, QVB = mv² रखोगे। इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बनेगा, R mv/QB, जहां पे आप बता सकते हो बढ़ती हुई वेलोसिटी, बढ़ती हुई रेडियस। जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे रेडियस बढ़ रही है। बात करोगे वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी जो निकलेगी,
तेजी से बाहर निकलेगी। वो आप कैसे निकालोगे? वो भी इसी फॉर्मूला से निकल जाएगी। जब आप v से v को कैंसिल आउट करोगे तो v की वैल्यू निकलेगी QRB अपॉन में m। ये फॉर्मूला है टोटल लीनियर वेलोसिटी बताने का कि किस वेलोसिटी के साथ वो बाहर निकला है। ठीक है, बात करोगे एंगुलर वेलोसिटी की, मतलब ये घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी ना इसके बाद। तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल्स टू में यहाँ पे होगा v अपॉन में r, यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी है अपॉन में रेडियस है। लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू रख दीजिए, नीचे रेडियस की वैल्यू रख दीजिए, r जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू निकलेगी QB अपॉन में m। वहां पे r था, यहाँ पे r नहीं है, तो यह आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। इसके बाद आता है टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड के साथ घूम रही है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो टाइम पीरियड इसको पहला गोला पूरा करने में लगा है, मतलब पहला जो सर्कल उसने पूरा किया जिस टाइम पीरियड में, उसी टाइम पीरियड में दूसरा भी करेगा, उसी में तीसरा भी करेगा, उसी में लास्ट वाला भी करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हर एक सर्कल के बाद वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना। वेलोसिटी बढ़ रही है तो रेडियस भी बढ़ रही है, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। जितनी बड़ी रेडियस उतनी ज्यादा वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी के हिसाब से जो टाइम पीरियड है उतना ही रहने वाला है। टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकालते हो? 2 पाई अपॉन में ओमेगा या फिर 2 पाई अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की वैल्यू आपने निकाली है, QB अपॉन में m निकाली है शायद, इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो आपका टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई m अपॉन में QB निकल के आएगी। मतलब इस फॉर्मूला से आप बता सकते हो कि कितना टाइम पीरियड लगेगा। याद रखिए हर एक सर्कल में एक ही टाइम पीरियड लगेगा। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड होती है, मतलब इसी फॉर्मूले का उल्टा आप लोग कर दीजिए, QB अपॉन में 2 पाई m। मतलब ये जो आपका रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ पोलैरिटी बदल रही है। ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें एक रिलेशन बैठाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं लास्ट रिलेशन की, जो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 1/2 mv²। v की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, तो v की वैल्यू जब आप रख दोगे तो स्क्वायर करोगे तो वैल्यू Q²R²B² अपॉन में 2m। मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी अंततः उस पार्टिकल के पास, उस आयन के पास, जिससे जाकर के वो उस टारगेट पे हिट करेगा। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं रिलेशंस। तो हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि किसने इसको बनाया, क्यों बनाया, क्या होता है साइक्लोट्रॉन, इसका डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया, वर्किंग हमने देख ली, रिलेशंस हमने देख लिए। अब देखिए इस रिलेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आप लोग देख सकते हो QRB अपॉन में m। मतलब अगर हम B मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा तेज होगी। अब यहां हो जाता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। भाई अभी अभी मैंने कहा कि जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसको धक्का देने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है। उसको फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रही है। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई वेलोसिटी में? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रांग होना जरूरी क्यों है? तो देखो समझो, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आपका जो प्लेट है उसके पास से पार्टिकल को धक्का लगा, जो F में QE लगा, एक्सेलरेट करके वो इस D2 के अंदर आई। अब आने के बाद तो यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये पार्टिकल कहीं भी जाएगा और जाके अपनी एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिली है, यहां जाते 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 मान लो कि यहां पे कोई दीवार है, उस पर जाके टकरा के लूज कर देगा। करेक्ट? ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है कि उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को घुमा के दोबारा, मतलब कान पकड़ के दोबारा खींच के वापस लाया जाए। उसको कहीं जाने नहीं देना है, उसको दोबारा यहां पे लेके आना है एज पे, फिर वो दोबारा सफर करेगी, तिबारा सफर करेगी, चौबारा सफर करेगी। तो बाहर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है ना, जो अंदर आ रही है बाहर जा रही हैं, उनको स्ट्रांग होना जरूरी है। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड B ज्यादा स्ट्रांग है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड पे इसकी डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो दोस्तों ये हो जाता है साइक्लोट्रॉन। अब देखो इतनी सारी चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई है, तो इसके लिमिटेशंस भी बता देता हूं। भाई ऐसा थोड़ी है कि इसमें सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। सबसे पहली बुराई तो यही है कि अगर चार्ज पार्टिकल चार्ज ही ना हो, जैसे कि न्यूट्रॉन आ जाए, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें न्यूट्रॉन में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसको तो हम एक्सेलरेट करा ही नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आपके न्यूट्रल पार्टिकल है उनके लिए एक्सेलरेटर किसी काम का नहीं है। दूसरी जो लिमिटेशन है वो मैंने अभी बताई थी कि जो आपका पार्टिकल है वो जिस डायरेक्शन में सफर कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसी डायरेक्शन में E का होना भी जरूरी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, तभी उस पर फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आ जाएं, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो तो इधर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर तब भी फोर्स लगाएगी, मतलब इसको जाने नहीं देगी,
तो इसको क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी घटा देगी, मतलब डी एक्सेलरेट कर देगी। भाई हमने किस लिए लगाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेट करने के लिए लगाई थी, इसने तो डी एक्सेलरेट कर दिया। कैसे कि दोनों का बैठा ही नहीं। अब ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, पोलैरिटी टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे हम करेंगे, वेल उसका एक तरीका है। जैसे मान लो कि सोर्स में से हीलियम पार्टिकल निकला, हीलियम He+2 निकला मान लो, तो हम क्या करेंगे कि हीलियम का मास लेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है आपके सामने। हम क्या करेंगे कि हीलियम का मास लेंगे, हीलियम का चार्ज लेंगे, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मतलब सब कुछ फिक्स करेंगे और उसका टाइम पीरियड निकालेंगे कि कितने टाइम पीरियड में हीलियम को मैग्नेटिक फील्ड घुमा देगी। भाई हमने मान लो कि कुछ टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, तो हम तय करेंगे कि भाई कितने टाइम पीरियड में घुमा देगी, उतने टाइम पीरियड के हिसाब से पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। जैसे पार्टिकल, हीलियम का पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, चला गया, अब ये घूम रहा है, कितना टाइम लगा है हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, उतने ही टाइम में ये चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो पोलैरिटी कभी कभी कंट्रोल नहीं होती है, तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन हो जाती है। तीसरी लिमिटेशन जो है वो हमारे आइंस्टाइन बाबा की तरफ से आती है। कैसी लिमिटेशन, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई मास पार्टिकल जिसके अंदर मास होता है वो तेजी से मोशन करता है, मतलब जैसे यहां पे उसकी वेलोसिटी कम थी, फिर थोड़ी तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, बहुत तेज हो गई। लेकिन वेलोसिटी के साथ क्या होगा कि उसका जो मास है वो बढ़ता जाएगा। आपने आइंस्टाइन का फॉर्मूला देखा होगा कि जब भी कोई मास मोशन में होता है, v इज इक्वल टू में m0, मतलब उसका जो ओरिजिनल मास है अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे तेज होता जाएगा वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा। एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको मैं, जैसे कि एक कांटा है, मैं गया था, उस कांटे पे मैंने एक बॉक्स रखा था चीनी का, उसका जो वजन था वो 250 ग्राम था। फिर मैंने क्या किया कि इसको मैंने कहा एक्सेलरेट करूंगा इसको, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले गया, ग्रेविटी ने एक्सेलरेशन दिया इसको, जैसे मैंने इसको नीचे गिराया तो उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा आया, 300 ग्राम आया। मैं इसको और ऊपर ले गया, वहां से मैंने इसको नीचे फेंका 350 ग्राम, और ऊपर ले गया, वहां से मैंने इसको नीचे फेंका, कितना हो गया 400 ग्राम, मतलब और ज्यादा बढ़ गया, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया। तो बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ पार्टिकल्स के अंदर भी मास जो है वो बढ़ता जाता है। तो अगर हीलियम का पार्टिकल यहां से गया, इस तरीके से घूमना उसने शुरू किया और घूम रहा है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसका मास भी बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका मास थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा होने की वजह से वो धीरे घूमेगा। ध्यान से समझो, मास बढ़ गया है तो वो धीरे घूमेगा, और धीरे घूमेगा तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया तो यहां पे पोलैरिटी मिस हो गई, मतलब पार्टिकल को जाना इस तरफ था, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी इसी तरफ थी, लेकिन पार्टिकल लेट हो गया, जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई, वापस इस तरफ आ गई, तो पार्टिकल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, होगा क्या, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब दोनों का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस बार ये जो आपका पार्टिकल है ये एक्सेलरेट होने की जगह डी एक्सेलरेट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, पार्टिकल इधर से आ रहा है। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन के साथ, कि साइक्लोट्रॉन में अक्सर क्या होता है कि पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा मोशन करने के बाद, जिस वजह से सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और उस वजह से पार्टिकल एक्सेलरेट होने की जगह डी एक्सेलरेट हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जो साइक्लोट्रॉन बनाए जाते हैं वो ज्यादा बड़े बनते ही नहीं है। साइक्लोट्रॉन का साइज इंचेस में होता है, कुछ एक इंचेस में होता है, जैसे कि 8 इंच, 12 इंच, 18 इंच, ठीक है, इस तरीके के बनते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं बनाने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लेस एनर्जी साइक्लोट्रॉन ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं बजाय के हाई एनर्जी साइक्लोट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन के साथ, उस जमाने के अंदर भी आई थी। हालांकि उसके बाद कई तरीके के एक्सेलरेटर्स बन गए थे, जैसे कि आपने आजकल लार्ज हाइड्रॉन एक्सेलरेटर्स के बारे में, कोलाइडर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि सर्न के अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं कि वहाँ पे प्रोटॉन्स को टकराया जाता है। प्रोटॉन क्या है, भारी है, लार्ज है, तो हाइड्रोन कहते हैं हम लोग इसको, तो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, तो वहाँ पे पहले उसे एक्सेलरेट करवा के टकराया जाता है। तो वो अलग तरीके से एक्सेलरेशन उन्होंने करवाया कि इस मास वाली प्रॉब्लम से बचना है हमें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाती है कुछ लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। अब देखिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, पहले इंट्रोडक्शन बताया, फिर डिस्क्रिप्शन बताया, फिर मैंने उसकी वर्किंग आपको बताई, फिर रिलेशन बताए, फिर रिलेशन के बारे में भी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, उसके बाद लिमिटेशन बताई, मतलब ये पूरा पैकेज हो जाता है। अब इस पूरे पैकेज को अगर आप ठीक तरीके से लिख के, अगर आप नोट कर रहे हैं शुरू से लिख के देखेंगे, तो 8-10 पेज का तो आंसर बन जाएगा आराम से, या फिर कम से कम 5 पेज का तो बन ही जाएगा। अगर आप मेरी तरह बड़े लेटर्स नहीं लिखते हैं, तो छोटे छोटे लिखते हैं, तो 5 या 6 पेजेस में तो हो जाएगा, तो आराम से 5-10 नंबर तो इजीली मिल जाएंगे।
मार्क्स भी कहीं नहीं जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी के बाद न्यूक्लियर एनर्जी पे गए। उसमें एक्सेलरेटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज जितने भी आपके न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वहां पे सारे के सारे एक्सेलरेटर्स ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एक्सेलरेटर ने आपको थोड़ा सा प्रभावित किया होगा, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया होगा और आप इसके बारे में और भी जानना चाहेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सीरीज का अगला चैप्टर है। बाकी लेक्चर्स आप लोग फॉलो कर लीजिए। आपको जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। और वीडियोस अच्छी तरीके से देखिए और खुश रहिए और